अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। बजट की वजह से शोर होगा है, बजट की वजह से हंगामा है। हुकूमत ये कह रही है कि ये मुश्किल बजट हमने इसलिए बनाया क्योंकि इस तरह का बजट बनाना ज़रूरी था। ऑपोजिशन तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आदाद शुमार हमारी ग्रोथ 6% थी तो आप जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि क्यों आपको एक मुश्किल बजट बनाना पड़ गया, या ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आपको आ गई, आपकी इनकॉम्पिटेंस है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हुकूमत का मानना यह है कि पिछली हुकूमत कई ऐसे मुआहदे करके चली गई थी जिसकी वजह से हमें गैस, बिजली, पेट्रोल ये सब कुछ महंगा करना पड़ रहा है। IMF की शराइत हैं, IMF की शराइत को पिछली हुकूमत ने कुछ माह पहले पूरा नहीं किया जिसकी वजह से हम ये चैलेंज फेस कर रहे हैं। बहरहाल अवाम इसके अंदर जो है वो कोई उनको रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। जो भी बजट आते हैं उन बजट के अंदर सिर्फ ये बहस होती रहती है कि हम जो है वो आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाएंगे, लेकिन कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। अब ज़रा इस सारी बहस के अंदर सूरत हाल का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि पिछली हुकूमत, आज PTI ने जो है वो PTI की इकनॉमिक टीम ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की साबिक वज़रा ने, और बताया कि कैसे जो है वो हुकूमत गलत बयानी कर रही है और ये बजट जो है वो सिर्फ आर्जी बजट है, अभी मिनी बजट भी आएगा और इनसे जो है वो निज़ाम या मईशत नहीं संभल रही। दूसरी तरफ हुकूमत के क्लेम्स हैं। इन तमाम मामला पर कुछ और PTI की सियासी हिकमत अमली क्या होगी, लॉन्ग मार्च का क्या बना और आगे क्या होने जा तमाम मामला पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे असद उमर साहब, साबिक वफाकी वजीर हैं प्लानिंग के। दूसरे हिस्से में प्रोग्राम के हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो दोनों साइड्स का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। असद उमर साहब, सबसे पहले मैं ज़रा आपको सुनवाता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो है वो बजट के ऊपर जो गुफ्तगू की है, क्या उनकी कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या इश्यूज़ हैं और वो समझते हैं कि क्यों ये ज़रूरी था। पहले ज़रा वो आपको सुनवाते हैं। ये सोचते हैं ना कि थोड़ी सी महंगाई होगी तो 10-12% तो हमको महंगाई की वजह से सेल टैक्स नॉमिनल बढ़ जाएगा। हमारी अगर ग्रोथ भी होती है 4-5% भी ग्रोथ होती है तो हमको वो सेल टैक्स बढ़ेगा। फिर इसी तरह इंपोर्ट के अंदर हमने रुपए में, डॉलर में कंप्रेशन होगा, लेकिन प्रॉबली अगर रुपया 2-5% डिवैल्यू हो जाता है तो हमारा रुपए में ज्यादा नंबर आ जाएगा, तो वो भी हमको ग्रोथ मिलेगी। मैं आपको बताऊं इसमें कोई आई वॉश नहीं है, ये एकदम रोबस्ट तरीके से एस्टिमेट किए गए नंबर। जितना मैं श्योर हूं कि सेल्स टैक्स जो मैं कह रहा था नंबर वो बड़ा रोबस्ट एस्टिमेट है, इतना श्योर नहीं हूं इन्फ्लेशन के ऊपर, मतलब बिकॉज देयर आर फार टू मेनी फैक्टर्स व्हिच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। जी, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो वो कहते हैं कि हमारे काबू में नहीं है। बजट तब्दील होना है, मिनी बजट भी आएगा जाहिर है, और महंगाई भी होनी है, पेट्रोलियम प्राइसेस भी जो है वो बढ़नी है। तो ये इसलिए वो कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं। और जो दूसरी उन्होंने गुफ्तगू की है, ज़रा वो भी सुनवाइएगा पेट्रोलियम प्राइसेस से मुतालिक। पेट्रोल महंगा हो या सस्ता हो, मैं अपने मुल्क को दिवालिया तो खुदा न खास्ता नहीं करने दूंगा, ना मैं नुकसान में पेट्रोल बेचने दूंगा। बहुत जल्द जो है वो सब्सिडी खत्म कर देंगे और नए साल के अंदर कोई इरादा नहीं है सब्सिडी देने का, बल्कि इस पे पॉजिटिव टैक्सेशन होगा। ओगरा का आइडिया है कि जो नेक्स्ट प्राइस राइज आती है उस पे 55 रुपए या उससे थोड़ा सा ज्यादा डीजल के ऊपर नुकसान हो रहा होगा, डीजल को बढ़ाने पड़ेंगे, और 28-30 रुपए जो है पेट्रोल के ऊपर जो है हुकूमत का। तो हमारा ये इरादा है कि लेवी को आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाता रहेंगे, 5 रुपए से शुरू करेंगे, वक्फन फवक्फन बढ़ाते रहेंगे। साल के आखिर तक हम जो है वो 700-750 अरब रुपए इस मद में जमा कर लेंगे। पावर के टैरिफ को रैशनलाइज करना पड़ेगा। पावर सेक्टर जो है वो पाकिस्तान को ले डूब सकता है। अभी बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेंगी? नहीं सर, बिल्कुल बढ़ेंगी। जो इस वक्त आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जब 2 महीने बाद आपको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज आएगा तो आपको उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, क्योंकि वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बहुत ज्यादा आने के हैं। असद उमर साहब, जो सबसे पहला सवाल आपके सामने मैं ये रखता हूं कि इधर बजट पेश किया, उधर हमें लग रहा है कि हुकूमत की तरफ से सरेंडर किया गया कि भाई मुश्किलात हैं, जो कुछ बता रहे हैं बहुत ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी से वो मुताबिकत नहीं रखती, बातें मुताबिकत नहीं रखती उससे। ये बताइएगा कि 5% ग्रोथ के साथ आपकी 6% ग्रोथ, इनकी 5% ग्रोथ, ये कैसे ये टारगेट्स अचीव करेंगे जो टारगेट्स ये अपने बजट के अंदर क्लेम कर रहे हैं? किस तरह ये मुमकिन होगा? क्योंकि कई टारगेट्स आप लोग भी मीट नहीं कर सके, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट था, इन्फ्लेशन थी ड्यू टू सम रीजंस। ये कैसे होगा हुकूमत की तरफ से? ये किस तरह इंप्लीमेंट हो सकेगा बजट? हाउ डू यू सी इट? देखिए, इसका जवाब जो है वो मिफ्ता के जवाब के अंदर पोशीदा था। उन्होंने 2 चीजें कही। उन्होंने कहा कि मैं रेवेन्यू टारगेट जो है वो पूरा कर लूंगा, लेकिन महंगाई का जो नंबर इसके अंदर दिया हुआ है उसके ऊपर मैं इतने मुसद्दका तरीके से नहीं कह सकता कि महंगाई सिर्फ इतनी ही रहेगी। 11.5% का उन्होंने कहा है, जो बजाते खुद एक बहुत ऊंची सतह है महंगाई की, अफरात ज़र की शरह की। ग्रोथ उनको भी पता है 5% नहीं होने वाली। जिस तरीके से ब्रेक लगाई हुई है और बिल्कुल हैंड ब्रेक खींच दी है गाड़ी को रोकने के लिए,
उसके असरात तो अभी से नजर आने शुरू हो गए हैं। मई के महीने के अंदर सीमेंट की जो सेल है वो 16% गिरी। अब आप कहेंगे ये तो सिर्फ एक चीज है, लेकिन सीमेंट की सेल 16% गिरने का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसने बैठना शुरू कर दिया है, और 30 इंडस्ट्रीज से ज्यादा जो है, 30 सनतों से ज्यादा जुड़ी हुई होती हैं कंस्ट्रक्शन के साथ। तो ये एक बहुत बड़े सनती सेक्टर जो है उसके अंदर तेजी से कमी आनी शुरू हो गई है, और उसी के साथ साथ शहरी इलाकों के अंदर सबसे बड़ा रोजगार का जरिया जो है वो भी कंस्ट्रक्शन है, तो बेरोजगारी भी इससे बढ़ने वाली है। ये तो उनको पता है कि ग्रोथ का टारगेट 5% लिखने को लिख दिया, वो होगा नहीं। वो क्यों कह रहे रेवेन्यू का टारगेट पूरा हो जाएगा? क्योंकि उनको पता है कि 11.5% जो उन्होंने महंगाई की शरह बताई है, ये 11.5% नहीं होगी, 24% पे होगी, 25% पे होगी, 20% से ऊपर होगी। वो 20% से ऊपर जानी है, और इसलिए उनका रेवेन्यू टारगेट पूरा हो जाएगा। बिकॉज जब महंगी चीजें बिकेंगी तो उस पर सेल्स टैक्स जब लगेगा तो ज्यादा पैसा, और रुपये डी वैल्यू होगा तो उससे उनको जो है रुपया जो है वो तेजी से, वो 4-5% की बात कर रहे हैं। सिर्फ पिछले 3 माह के अंदर 24 रुपए कदर में कमी आई है रुपए की। तो 3 माह के अंदर तकरीबन आप समझ लें कि कोई 12-13% जो है डिवैल्यूएशन हो गई है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसे पीरियड आए हैं जहां इतनी तेजी से रुपए की कदर के अंदर कमी आई है। अब सवाल ये बनता है कि इसमें इनका क्या कसूर है और क्या इनका नहीं। जिस तरह आपने बताई पिछले साल के, अगर आप तहरीक इंसाफ का ये साल था, ज्यादातर 9 माह जो है हमारे हुकूमत के गुजरे, उसमें अच्छा क्या हुआ? जो हमने मईशत की ग्रोथ हमने कहा था 4.8% होगी, वो 6% तक पहुंच गई। सनतों की ग्रोथ ज्यादा हुई, बड़ी सनतों की 10% से भी ज्यादा ग्रोथ हुई। ज़राअत की फसलों ने रिकॉर्ड कायम कर दिए, तरसीलात ने रिकॉर्ड कायम किए, बरामदात ने रिकॉर्ड कायम किए। सो बहुत सारी अच्छी चीजें हुई। क्या 2 चीजें अच्छी नहीं हुई? एक ये कि बैरूनी खसारा जो है वो ज्यादा हुआ, और दूसरा ये कि महंगाई की शरह जो है, अफरात ज़र की शरह जो है वो टारगेट से ऊपर रही। दोनों की एक ही वजह थी, बैनुल अक़वामी मंडी में जो कमोडिटीज की, जो अशिया की कीमतें को इजाफा हुआ, उसका असर आपने यहां पर देखा। लेकिन क्योंकि इमरान खान अवाम के पॉपुलर मैंडेट, मकबूलियत की बुनियाद के ऊपर अपनी हुकूमत कर रहे थे, उनका वाहिद असासा जो था वो अवाम का मैंडेट था, तो इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये आलमी मंडियों में जो कीमतें बढ़ी हैं उसको जहां तक मुमकिन हो सके पाकिस्तान के अवाम को उससे बचाया जा सके। इसलिए महंगाई बढ़ी, लेकिन उस हद तक नहीं बढ़ी जितनी आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफा हुआ था। ये जब हुकूमत आई तो 2 इन्होंने काम किए। एक तो इन्होंने घुटने टेक दिए IMF के सामने, उन्होंने कहा हुजूर माई बाप, क्योंकि बैरूनी मुदाखलत से वो हुकूमत बदल देते हैं बाहर वाले, तो इसलिए जो वो कहते हैं उनकी बात मानना शुरू कर दो। 30 रुपए पेट्रोल हाजिर जनाब, 30 रुपए मजीद पेट्रोल हाजिर जनाब। अभी मजीद आगे पेट्रोल ये बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा असद साहब, दूसरा, जी आप मुकम्मल कर ले, मैंने फिर एक सवाल और करना है आपसे। मैं अब तकरीबन मुकम्मल ही कर चुका था। दूसरी चीज जो की, जो तहरीके अदम एतमाद आते ही जो गैर यकीनी फजा पैदा हुई, जो मंडियों के अंदर एक कारोबारी तबकों के अंदर गैर यकीनी फजा पैदा हुई, उसकी वजह से ये जो आपके रिजर्व्स गिरने शुरू हुए, उसकी वजह से आपका रुपया की कदर नीचे आनी शुरू हुई। सर ये तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का नतीजा यही होता है ना। आपकी हुकूमत, किसी की भी हुकूमत जाती तो यही नतीजा निकलता, जो कि एक होता है मार्केट का कॉन्फिडेंस जो है वो हिल जाता है। अब एक क्लेम वो आप पे ये डालते हैं कि IMF के साथ जो मुआहदे किए हुए थे इन्होंने, वो मुआहदे ये पूरे नहीं कर रहे थे। जो डील करके आते थे, जो साइन करके आते थे, जो बात करके आते थे, ये उन चैलेंजेस को मीट नहीं करते थे, जिसकी वजह से मुल्क डिफॉल्ट करने वाला था। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। अगर IMF के पैकेज से, प्लान से हम बाहर रहते हैं तो फिर स्टेबलाइजेशन कैसे आएगी? बाकी हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमने दुनिया से कोई लोन लेना होता है, पैसे लेने होते हैं, वो कैसे लेंगे? वो ये कहते हैं कि यही तो वो इशू है। और जब इन्होंने देखा कि हुकूमत डगमगा रही है तो पेट्रोलियम प्राइसेस भी रोकना शुरू कर दी, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल कर ली, दूसरी चीजों को भी कंट्रोल कर लिया। वो कहते हैं अगर IMF के साथ डील खराब ये कर देते तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाता, श्रीलंका वाली पोजीशन हो जाती। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं ज्यादा आदादोशुमार में ना जाऊं, लेकिन बिल्कुल ठीक है, मैं भी चाह रहा हूं कि हम थोड़ा सा आम फहम तरीके से लोगों को लगे। जी लेकिन इस सवाल के जवाब में मुझे आपको कुछ जरूर बताना पड़ेगा। देखिए, बड़ा आसान टेस्ट है। स्टेट बैंक की वेबसाइट खोलें, आपको पता चल जाएगा असद उमर सच बोल रहे हैं कि नहीं। जून 2018, यानी तहरीके इंसाफ की हुकूमत, जुलाई में इलेक्शन हुआ 2018 में, तो ये आखिरी माह है जिसके मैं नंबर आपको बता रहा हूं। $9.7 अरब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। $9.7 अरब। जिस दिन तहरीके अदम एतमाद पेश होती है, उस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो थे वो $16.5 अरब से ज्यादा थे स्टेट बैंक के जो ज़खायर मौजूद थे। यानी तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने अपने 3.5 साल, 3.25 साल के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर
कितना तकरीबन $7 अरब का इजाफा किया। मुल्क बैंकरप्ट नहीं होने जा रहा था। IMF का एग्रीमेंट हमारा 1 साल से ज्यादा हो गया था, 1.5 साल से सस्पेंडेड था। रिजर्व जो है वो $7 अरब बढ़े हुए थे। हुआ क्या, जब से अदम एतमाद की तहरीक आई, अब हम क्यों जा रहे हैं बैंकरप्सी की तरफ? वो तमाम 3.25 साल के अंदर जो इजाफा किया गया था, वो तमाम का तमाम इजाफा 3 माह के अंदर उड़ गया, बल्कि आज हम उससे भी $500 मिलियन की नीचे की सतह पे है। तो बिल्कुल आप मिफ्ता इस्माइल सही कह रहे हैं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल 3.25 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। ये नहीं था कि 1-2 महीने में हमने कोई जादू की छड़ी लगाई। 3.25 साल में हमने ज़र मुबादला के ज़खायर में $7 अरब से ज्यादा का इजाफा किया, जिसमें ज्यादातर जो अरसा था उसमें हम IMF प्रोग्राम में नहीं थे। हमारा फंक्शनल प्रोग्राम नहीं था IMF का। सर अब तो ये मिफ्ता भाई वजीर खजाना का, जमहूरी हुकूमतों का काम होता है वो फैसले करना जो अवाम की बेहतरी के लिए हो। उस अवाम की बेहतरी के लिए अगर आपको IMF का एग्रीमेंट इस्तेमाल करना चले, पढ़े तो जरूर कर लीजिए, लेकिन आपका मकसद मुंतहा IMF का एग्रीमेंट नहीं हो सकता। असद साहब, अब मैं जरा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं चाहता हूं ज्यादा सवाल आपके सामने रख दूं। अब वो एक तो आप ये कह रहे हैं ठीक है हमारे फॉरेन रिजर्व्स देख लें आप, उससे किधर डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। वो कहते हैं IMF के कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर नहीं कर रहे थे, आप सुन नहीं रहे थे उनकी बात, अपने पॉलिटिकल गेन की वजह से, इस वजह से हुआ, वरना अगर ये IMF के साथ अकॉर्डिंगली चीजें जा रही होती तो इस वक्त ये बर्डन नहीं होता। लेकिन इस बहस से जरा निकल के ये जो पेट्रोलियम लेवी वाली बात है, वो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो दुनिया में अब आगे जाके अगर गिरेंगी अगर, तो फिर हम जो है वो लेवी हमें नहीं बढ़ानी पड़ेगी, फिर यही जो प्राइसेस है हम इसी को एडजस्ट कर देंगे। एक्सपेक्टेशंस पर और सारा का सारा बजट उन्होंने बनाया है कि अगर ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, अगर वैसा, और वो कहते हैं बजट बनता भी इसी पे है। लेकिन अभी जितने ज़ाहिर इंटरनेशनल कोई रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उससे कोई ऐसा लिंक नहीं मिल रहा कि शायद पेट्रोलियम प्राइसेस नियर फ्यूचर में नीचे जाएंगी। तो ये क्या एक्सपेक्टेशन है? और वो कहते हैं अगर नहीं होगी तो क्या, वो फिर हम बढ़ा देंगे, हमारे पास और क्या रास्ता है, हमने डिफॉल्ट करने से मुल्क को बचाना है। दूसरा, पेट्रोलियम की जो मेन रीजन है अभी जो दिख रही है वो डिमांड से ज्यादा ये कि सप्लाई जो है वो रुक चुकी है ड्यू टू वॉर, यूक्रेनियन वॉर, रशियन वॉर, और भी कुछ उसके फैक्टर्स हैं। तो आने वाले दिनों में तो फिर सिर्फ महंगाई ही महंगाई देखनी है अवाम ने, तबाही देखनी है, बर्बादी देखनी है, क्योंकि अगर पेट्रोल मजीद 30 रुपए महंगा होगा तो फिर ये कहां खड़े होंगे। और आप प्लानिंग के मिनिस्टर रहे, जरा ये बताइएगा कि ये अगर उनके फिगर को भी हटा दें और जो प्रोजेक्शन है उस फिगर को भी हटा दें इन्फ्लेशन के, एक आम बंदे की जिंदगी पे कितना फर्क पड़ने वाला है अगर महंगाई इस औसत से आगे जाती है? देखिए, मैं 2-3 आपने सवाल कर दिए। पहली बात तो ये कि क्या तेल की कीमतों के अंदर कोई आगे कमी होने वाली है, कि अगर बात इस पे आ गई, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जे गल साढ़े ते ही आ गई है तो हार ही मान लइए, तो अब वो इस उम्मीद के ऊपर आ गए हैं कि अगर कीमतें कम हो गई तो शायद हम उससे बच जाएं। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त की जो पेशन गोई है, लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है दुनिया के सबसे ज्यादा जो मोतबर एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से तेल की कीमत में मजीद इजाफा है। अच्छा, अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए भाई जो सारी दुनिया कर रही है, जो आपका हमसाया कर रहा है, जो यूरोपीय ममालिक कर रहे हैं, कि इस वक्त रूस से तेल सस्ता मिल रहा है, आप रूस से तेल लें, और वो जो बोझ अवाम के ऊपर आप डालते चले जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपके बैरूनी आका नाराज ना हो जाएं, वो उनकी खुशनुदी के बजाय अगर आप अवाम की खुशनुदी के लिए फैसले करेंगे तो आपको तेल निस्बतन सस्ता मिल जाएगा और आपको इतना बर्डन नहीं इतना बोझ नहीं डालना पड़ेगा अवाम पे। तीसरी चीज वो कह रहे हैं मैं बैंकरप्ट नहीं होने दूंगा। भाई ये जरा बजट उठा के देख लीजिए, इन्होंने जो प्रेजेंट किया है इसमें सब्सिडी कोई नहीं है। अगर कोई सब्सिडी ना हो और कोई टैक्स की आमदनी ना हो तो हम ये मान जाएं कि जो बैनुल अक़वामी मंडी में हो रहा है वो मिफ्ता इस्माइल बेचारे क्या करें, वो पास ऑन कर देते हैं। और यहां तक मैं बिल्कुल उनके साथ हूं कि भाई जेब से तो नहीं दे सकता, वो भी अवाम का ही पैसा है ना, सब्सिडी कहां से आएगी। लेकिन जनाब इस बजट के अंदर 100 अरब नहीं, 200 अरब नहीं, 750 अरब रुपए का सिर्फ पेट्रोलियम लेवी शामिल है। 750 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी टैक्स है जो पाकिस्तान के अवाम से इन्होंने इकट्ठा करना है। सब्सिडी की कौन बात कर रहा है भाई? यहां पे तो जो इतना पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टैक्सेशन का बोझ। अब मुझे ये बताइए, ये आम फहम की बात है, जब कीमतें ऊपर जा रही हो तो लोगों की कुव्वत बर्दाश्त पहले ही मुश्किल में आई हुई होती है, क्या वो वक्त होता है कि आप मजीद टैक्स बढ़ा दें? लेकिन 625 अरब तो आपने भी टारगेट सेट किया था ना, लेकिन 150 से ज्यादा नहीं कर सके थे आप जनाब। वही तो मैं बात कर रहा हूं ना, पॉसिबल नहीं उस वक्त वो टारगेट जो किया गया उसके बाद आलमी मंडी में कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। जब कीमतें बढ़नी शुरू हो गई तो इमरान खान ने फैसला किया मैं अवाम पर बोझ नहीं डालूंगा, तो जितना मेरे पास टैक्स के अंदर गुंजाइश मौजूद है मैं वो बकिया पैसा जो है
वो टैक्स की गुंजाइशें पूरा करूंगा। और ये मैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुका हूं, एक ऐसा वक्त आया था जहां 0 पेट्रोलियम लेवी था और सेल्स टैक्स ना होने के बराबर था। तो इमरान खान ने तो वही किया ना, उन्होंने बोझ अवाम के ऊपर नहीं डाला। यहां पर ये जो बजट बना हुआ है, अब देखें आगे फैसला क्या करते हैं, लेकिन जो हुकूमत 60 रुपए एक हफ्ते के अंदर पेट्रोल की कीमत बढ़ा सकती है। मेरे ख्याल उनका लिंक फ्रीज हो गया। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और अहम सवालात। आज इंतजामिया ने कोर्ट में रिपोर्ट भी जमा करा दी। धरने के अंदर क्या हुआ, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर उन्होंने कहा कि उनकी जब जानिब से पैगामात दिए जा रहे थे जिसके नतीजे में ये हंगामा आराई हुई, इस पर भी जरा बात करनी है। और कुछ और अहम मामलात बजट से मुताल्लिक़ की बात करने कि कितना आवाम पर और बोझ पड़ेगा इसका। एक ब्रेक के बाद फिर मजीद बात होगी। वेलकम बैक। असद उमर साहब वो कहते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म मुआहदे किए होते एलएनजी के एनर्जी सेक्टर के अंदर कुछ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, तो आज जो हमारे सामने 2,500 का सर्कुलर डेट है ये ना होता जो इस वक्त हमारे पास एनर्जी का इशू हो रहा है। यानी हम 5,000 पर यूनिट जो है वो बिजली खरीद कर 800 रुपए में देनी पड़ रही है गैस। तो वो कहते हैं कि ये इतना बड़ा जो इस सेक्टर का खसारा है वो हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई एग्रीमेंट्स नहीं किए। अगर कर लिए होते, कोविड के दिनों में भी अच्छे रेट मिल रहे थे, तो आज ये प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़ती। पहली बात तो ये फैक्चुअली जो बात कर रहे हैं वही झूठ है। हमने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किए। कभी भी मुल्क जो है वो तमाम के तमाम अपनी एलएनजी इंपोर्ट जो है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं, मुआहदों के अंदर नहीं करता। उसके अंदर एक लॉन्ग टर्म मुआहदों के अंदर किया जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो स्पॉट के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कभी स्पॉट सस्ता होता है, कभी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सस्ता होता है। इनकी हुकूमत ने भी ऐसा ही किया, हमारी हुकूमत ने भी ऐसा ही किया। फर्क सिर्फ यह है कि इन्होंने जिन रेट्स के ऊपर मुआहदे किए थे, जो हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो उन दोनों मुआहदों से बहुत बेहतर था और उससे बहुत कम कीमत के ऊपर था बनिस्बत जो इनके मुआहदे हुए थे। ये सिर्फ फर्क है। ठीक। अच्छा, अब ये जो एक बात कर रहे हैं मिफ्ता साहब, आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि गरीब तबके को अब जो है ना वो कुछ रिलीफ दे के देखते हैं। हमने सारा इंसेंटिव सारा कुछ अमीर तबके को मुल्क के दे दिया था, लेकिन वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें नहीं दिखाई दिया। तो अब वो जो इंडस्ट्री को आपने, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे दूसरे सेक्टर हो, उनको जो आपने इंसेंटिव और रिलीफ दिए वो वहां से अब विड्रॉ कर रहे हैं। कहीं गैस ना मिलने की सूरत में, कहीं उस इंडस्ट्री को, जिस तरह भी आप सीमेंट की भी पहले बात कर रहे थे, वो ये कहते हैं कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हमें नजर आता, तो हम अब नीचे देना चाहते हैं। इससे वो कहते हैं कि हमें जो है वो ग्रोथ हासिल हो जाए, इससे हमें जो है वो कोई फायदा हो जाए। करके देखते हैं, तजुर्बा कहते हैं करके देखते हैं अगर हो सकता है। अच्छा, ट्रिकल डाउन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बराह रास्त आपको सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन जरा आपने दो चीजों की मिसाल दी, दोनों चीजों में देख लेते हैं कि तहरीक इंसाफ की पॉलिसी क्या थी और उसका नतीजा क्या निकला। बिल्कुल हमने जो हमारी बरामदात की सनतें हैं हमने उनको सपोर्ट किया। हमने उनकी बिजली गैस की कीमतें जो हैं वो भी मुतय्यन की और उनको ये भी यकीनी बनाया कि उनको ये मिल रहा है। नतीजा क्या निकला कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर के 10 साल की हमारी जो बरामदात में इजाफा था, उससे ज्यादा इजाफा सिर्फ इस एक साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुआ। एक साल में 10 साल से ज्यादा बरामदात में इजाफा। उसका नतीजा क्या निकला आम आवाम की जिंदगी के ऊपर? फैसलाबाद के अंदर दिहाड़ीदार मजदूर फिर रहा था और उसको कोई जॉब नहीं मिल रही थी। सरिये के दाम के ऊपर मशीनरियां बिक रही थी टेक्सटाइल की, अरबों डॉलर की टेक्सटाइल की मशीनरी आई, शॉर्टेज हो गई और इसलिए जो दिहाड़ीदार था उसका जो जिस कीमत पे उसको उजरत दी जाती है उसके अंदर भी खातिर खा इजाफा देखा गया। इसी तरीके से शहरी इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा जो रोजगार पैदा होता है वो कंस्ट्रक्शन के जरिए होता है। जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पैकेज दिया, जो इंसेंटिव्स दिए, उसके नतीजे में एक कंस्ट्रक्शन बूम आया और आपको रोजगार के अंदर बहुत बड़ा इजाफा होते हुए नजर आया। और इसी तरीके से सबसे बड़ा जो रोजगार का जरिया है पाकिस्तान में वो ज़राअत है। ज़राअत के अंदर पिछले 3 साल के अंदर जिस तरीके की खुशहाली आई, ये सर मगर एक मसला ये है ना कि आपके दौर में भी रियल एस्टेट को बहुत इंसेंटिव तो मिले, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी बढ़ गई इन 2-3 सालों के अंदर ही, हमें अब वो कॉस्ट नहीं पड़ रही जो पड़नी चाहिए। मैं अपना पॉइंट बिल्कुल मुकम्मल कर रहा था आदिल, मैं कंप्लीट कर रहा था। वो तो जाहिर है उनकी तो ख्वाहिश ये होगी कि और से और इंसेंटिव मिलता जाए, लेकिन नतीजा क्या नहीं? नतीजा बॉटम लाइन ये निकला कि मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत के अंदर 5 साल के अंदर जो रोजगार में इजाफा किया गया, उतना ही इजाफा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सिर्फ 3 साल के अंदर हासिल कर लिया गया। 55 लाख रोजगार पैदा हुआ 3 साल के अंदर
तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, इसके बावजूद के एक सदी का बदतरीन पेंडेमिक कोविड की शक्ल में आया हुआ था। तो ये जो पॉलिसियां थी, इससे जो रोजगार दिहाड़ीदार मजदूर है उसकी जिंदगी भी बेहतर हुई। बट शुरू के 2 साल आपकी भी नेगेटिव ग्रोथ थी ना, 1.5 या नेगेटिव ग्रोथ पहले साल, और फिर दूसरे पहला साल जो था उसमें नेगेटिव ग्रोथ नहीं थी। पहला साल जो था हमारे, उसके अंदर तकरीबन 2% ग्रोथ थी, और वो भी वो मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट की वजह से थी। दूसरा साल क्या हुआ? दूसरे साल में नेगेटिव ग्रोथ थी ना। वही जरा आज है ना, उस पर दुनिया से मुकाबला कर लेते हैं ना, क्या हो रहा था हमारे इर्द गिर्द, क्या हो रहा था दुनिया में, क्या हो रहा था। पाकिस्तान की मनफी 0.4%, यानी आधा फीसद भी नहीं थी हमारी मनफी ग्रोथ। भारत की को 7%, अमेरिका 8%, बर्तानिया 7 और 8%। दुनिया की मईशतें लेट गई थी उसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमने कोविड का मुकाबला किया, जिस तरीके से तमाम दुनिया ने हमारी तारीफ की, उसके नतीजे में हमारी मईशत के अंदर कमी जो है वो ना होने के बराबर हुई। सर, अब ये वैसे कहते हैं कि 60 बिलियन तक टैक्सेबल हो सकती है ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, लेकिन उन्होंने कैपिटल गेन पे लगा दिया है, लेकिन ये मजीद इसके ऊपर लगाया जा सकता था। लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं कि भाई हम तो पहले ही अभी चीख रहे हैं कि हमारी कॉस्ट पूरी नहीं हो रही। चले, आपने ठीक कहा कि जाहिर है उन्होंने तो कहना है, अब हुकूमत ने वो रिलीफ भी ले लिया जो पहले आपका वाला था। अब जरा मुझे ये बताइए, ये जो आज इस्लामाबाद इंतजामिया ने रिपोर्ट जमा कराई है, सीनियर लीडरशिप बशमूल आप भी, आप पर भी, सब पर केसेस भी हुए हैं, जिम्मेदार करार दिया है आपकी लीडरशिप को। उन्होंने कहा इमरान खान पर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उसकी खिलाफ वर्जी उन्होंने कहा की है, वो एक वीडियो पैगाम जारी किया। आप लोगों को इस पे कुछ तशवीश है, कुछ कंसर्न्स हैं कि आगे ये कोई सख्त फैसला भी आ सकता है? कर क्या रहे हैं, ये करने की कोशिश ये कर रहे हैं। देखें, बैरूनी मुदाखलत जो है साबित हो गई, सारे पाकिस्तान ने देख लिया, साजिश हुई, सारी कौम खिलाफ हो गई। अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि खौफ फैलाकर, ताकत के इस्तेमाल से दबाकर हम लोगों को और पाकिस्तान की कौम को ये किसी तरीके से लोगों को खामोश करा दे। ये होने नहीं वाला। आप पूछ रहे थे केसेस हुए में, अल्हम्दुलिल्लाह 13 केसेस हुए में इस वक्त मेरे ऊपर। इसी तरीके से खान साहब के ऊपर, दूसरी तमाम लीडरशिप जो है, सबके ऊपर जो है वो लादादाद केसेस इन्होंने बनाए हुए। ये मैं आऊंगा उसके ऊपर आईजी की रिपोर्ट, बट मुझे ये बताइए कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला नहीं है ना। पाकिस्तान के आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास आजादी है, आप अपने मुजाहरा कर सकते हैं, आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, ये आइन के अंदर हक आपको दिया गया है। 25 तो बाद में आई, 23 की रात को दीवारों को फलांग के औरतों के घरों के अंदर जाके अल्लामा इकबाल की बहू के घर के अंदर रात के 12 बजे पुलिस क्या करने जा रही थी, किस आइन के तहत? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नफी नहीं थी? क्या वो आइन की नफी नहीं थी? जो कंटेनर सारे पाकिस्तान को लगाकर बंद किए गए थे वो आइन की नफी नहीं थी? जो टीयर गैस शेलिंग हो रही थी वो आइन की नफी नहीं थी? वो तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये बात खुली है। इंशाअल्लाह ताला हम जाके वहां पे बात करेंगे कि किसने आइन की नफी की और किसने कानून की नफी की। सर, आप ये दूसरे लॉन्ग मार्च की तैयारी की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांग रहे हैं, या तो अभी पिछले वाले के केसेस खुल गए हैं। एक तरफ आपका मौकिफ है, एक तरफ वो कहते हैं कि वीडियो पैगामात या लीडरशिप की तरफ से ये पैगामात दिए गए जिसकी वजह से लोगों ने वहां पहुंचकर ये सब कुछ की। आपको लगता है कि ये दूसरा लॉन्ग मार्च जरा मुश्किल ही हो गया है मामला? कोई और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ेगी या नहीं, दूसरा लॉन्ग मार्च आएगा? पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो एक ब्रॉड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, उसका एक हिस्सा जो है लॉन्ग मार्च है। लॉन्ग मार्च भी हो जाएगा, जिस दिन भी इमरान खान फैसला करेंगे वो भी हो जाएगा। लेकिन वो ने कहा लोगों ने जाके वहां पे क्या किया लोगों ने। मैं वीडियोस तो आपने चलाए हुए, आपके चैनल के ऊपर सारे पाकिस्तान ने देखा हुआ है किस तरीके से सादा कपड़ों के अंदर लोग डंडे लेके गाड़ियां तोड़ रहे थे। यास्मीन राशिद, कैंसर की पेशेंट, 70 साल से ज्यादा उनकी उम्र, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किस तरीके से उनके ऊपर हमला हो रहा था, किस तरीके से छोटे बच्चे टीयर गैस शेलिंग की जद में आ रहे थे, किस तरीके से औरतों के ऊपर टीयर गैस शेलिंग हो रही थी। जैसे मैंने कहा, ये तो बड़ी बड़ी खुशी की बात है। ये इंशाल्लाह ताला ये सारी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी होंगी और वहां पर हम देखेंगे कि कौन आइन तोड़ा था और कौन कानून तोड़ा था। लेकिन मैं फिर ये कहूं कि ये अगर समझते हैं कि केसेस बना के डरा के, ये पाकिस्तान की 21वीं सदी है, ये पाकिस्तान की कौम जो है ये खामोशी से घर बैठने वाली नहीं है। अपने आईनी हक के लिए खड़ा होना आता है पाकिस्तानी कौम को और खड़े रहेंगे। सर, आपने कहा लॉन्ग मार्च के अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल ऑप्शंस पे भी गौर हो रहा है, तो बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है? नहीं जी, मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि कोई इस वक्त बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है। तो आपकी हिकमत अमली का दारोमदार सिर्फ इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट पर है? नहीं, मैंने आप जैसे ये आपका कहना है। हमारी एक से ज्यादा हमारी लीगल भी स्ट्रैटेजी है, कोर्ट्स के अंदर भी बैटल जारी है, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी है और उसके अंदर लॉन्ग मार्च भी एक हिस्सा है। बिल्कुल वो तमाम चीजें जो है
और अगले ये तकरीबन 11 जून हो गया ना, अगले आप 5 से 6 हफ्ते के अंदर बहुत सारी चीजें जो है ना अनफोल्ड होते हुए देखेंगे आप। पार्लियामेंट वापस जाने का कोई कुछ फीसद भी इरादा है, कोई ऑप्शन है? जी जी, इंशाल्लाह ताला पार्लियामेंट जाएंगे। अगला जनरल इलेक्शन जब कॉल होगा और 2/3 अक्सरियत से इमरान खान स्वीप करके प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो जरूर जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर। मतलब इलेक्शन में ही जाएंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं पार्लियामेंट जाने का? इस वक्त कोई वजह क्या है भाई इस वक्त वापस जाने की? एक गैर फितरी हुकूमत गैर आईनी तरीके से हराम का पैसा इस्तेमाल करके जमीर खरीद के बैरूनी मदाखलत कर, उसको हम क्यों रिकग्नाइज करें? पाकिस्तान नहीं मान रहा, कौम नहीं मान रही, हम क्यों मानें? सर ये 1 मिनट है मेरे पास, अगर मुझे फिर उसके बाद क्लोज करना है सेगमेंट को। मुझे ये बताइएगा कि अगर पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होते और जिस जो अजीब व गरीब तरीके से बजट पेश हुआ और इतने आराम से, इतने सुकून के साथ, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज साहब मोबाइल देखते रहे, बेहतर नहीं होता अगर पीटीआई अंदर होती तो ठीक ठाक टफ टाइम देती इस बजट के ऊपर? मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन राजा रियाज जब इस तकरीर का जवाब देंगे। मैं वाकई उसका इंतजार कर रहा हूं। देखिए, टफ टाइम तो हमने दिया हुआ है भाई। ये जो सारी आपको हवास बाख्ता होकर हरकतें नजर आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट के लिए पहुंचे हुए, दर्जनों की तरह रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं, केसेस खोल रहे हैं कहीं तो ये तो हवास बाख्ता हुए हुए प्रेशर इतना ज्यादा हमने जनरेट किया हुआ है, असेंबली में जाने की जरूरत ही नहीं। थैंक यू सो मच असद उमर साहब, टाइम देने की। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सलीम मांडवी वाला साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जरा हुकूमत की हिकमत अमली पे बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बजट को मुनासिब करार दिया है। आज पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का एक इजलास हुआ जिसमें मुस्तकबिल के फैसलों के लिए इत्तफाक राय किया गया और ये भी कहा गया कि मिल के मुशावरत से जो है वो फैसले करेंगे। बजट के हवाले से जो वफाक को मुश्किलात हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जहां पर बजट पेश किया वहां पर एक बड़ा अहम नुक्ता ये भी उठाया कि वफाक के पास क्या रह जाता है कि वफाक इन मामलात को देख सके, देखने की जरूरत है। जरा पहले सुनिएगा उनका क्या कहना था। ये मुल्क के अंदर हम टोटल टैक्स जमा करेंगे 7,000 अरब रुपया, 7,004 अरब रुपए। नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा 2,000 अरब हो जाएगा, तो ये 9,000 अरब हो जाएगा। 7 में से तकरीबन 4,000 अरब रुपए हम दे देंगे सूबों को, तो 3,000 हमारे पास नेट बचता है और 2,000 मेरे पास उसका आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू का। 5,000 बचता है, उसमें 4,000 दे दिए डेट सर्विसिंग। अब 1,000 अरब रुपए रह गए। 1,000 अरब के अंदर हमको पूरी सिविलियन गवर्नमेंट चलानी है, पूरी मिलिट्री चलानी है, सब्सिडीज देनी है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, इन सबको भी फाटा, इन सब के भी पैसे वफाक देती है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा, एनएफसी 18वीं तरमीम जो है वो पीपल्स पार्टी की रेड लाइंस रही हैं, क्या उसको रीसेट करने के बारे में कुछ सोच है, कुछ बात हो रही है कि अगर वफाक की ये पोजीशन होगी और सूबों को इतना चला जाएगा तो फिर वफाक इस सारे सिस्टम को कैसे चलाएगा? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, एनएफसी कोई नऊज़ुबिल्लाह कोई आयत तो है नहीं। एनएफसी इज अ इवॉल्विंग स्ट्रक्चर। उसके अंदर हम 19वीं भी लाए, 20वीं भी लाए 18th तरमीम के बाद। तो मैं ये समझता हूं कि ये तो देखें, ये तो आपको बैठना पड़ेगा और अपने इश्यूज देखने पड़ेंगे, हाउ टू डील विद देम। प्रोविंसेस को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और देखें, जब ये लास्ट एनएफसी था तो बलूचिस्तान के पास एज पर एनएफसी स्ट्रक्चर पूरे पैसे नहीं जा रहे थे, उनके पास कुछ इतने पैसे भी नहीं जा रहे थे कि वो अपने आप को सस्टेन कर सकें। तो हमने सब बैठ के फिर ये डिसीजन ये लिया कि हम उनका एनएफसी फिक्स कर देते हैं ताकि कम से कम उनके पास इतने पैसे जाएं कि वो अपने प्रोविंस को डेवलप कर सकें, मेंटेन भी कर सके। ठीक सर, ये इसका मतलब ये है कि अब ये सोच है कि वैसे क्योंकि एनएफसी उस फॉर्मूले के तहत, तो अब आप जो है वो इसको मजीद बढ़ा तो सकते हैं अवार्ड को, सूबों के शेयर को, लेकिन कम नहीं कर सकते। अमेंडमेंट्स आपने बताया हमने जहां और किए हैं 18 अमेंडमेंट के बाद, तो इस पे अब कोई सोच ऐसी चल रही है कि उसमें मजीद अमेंडमेंट करके सूबों को ऑन बोर्ड लेके कोई तरमीम की जाए और फिर आगे बढ़ा जाए? देखिए, इसमें कोई तरमीम की जरूरत नहीं है। एनएफसी का जो स्ट्रक्चर है उसका एक फॉर्मूला है कि पॉपुलेशन के इतने जाएंगे, लैंड के इतने जाएंगे, रेवेन्यू के इतनी परसेंटेज होगी। तो जब आप ये कहते हैं ना कि आप बढ़ा सकते हैं, तो आप बढ़ा भी नहीं सकते और ना आप कम कर सकते हैं। अगर आप बढ़ाएंगे तो वो ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं जब आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है, आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, आप कम तो नहीं कर सकते। अगर कम करना है तो क्या करना होगा? कम ये करना होगा तो आपको जो फॉर्मूला है उसको दोबारा एड्रेस करना पड़ेगा। कोई तरमीम की जरूरत नहीं है।
तो फिर तो आपको सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, एनएफसी का आपको सेशन बुलाना पड़ेगा, आपको अपने मसाइल सामने रखने पड़ेंगे फेडरल गवर्नमेंट को, और उनसे बैठ के आपने कोई फॉर्मूला में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जिसके तहत आपके भी इश्यूज एड्रेस हो और प्रोविंसेस के भी हो। सर ये कहते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब के पीपल्स पार्टी जो है वो इसको रद्द करती है। जाहिर है अगर बतौर इत्तेहादी वजीर खजाना आप सब साथ हैं, वो परेशान हैं, तो इस पर अब कोई बात हो रही है, पड़ेगा तो एक बात है, क्योंकि अब आगे अगर आप आगे इलेक्शन में भी इत्तेहादी बन के जाने का हम सुन रहे हैं कि इलेक्शंस भी साथ लड़ने हैं, फिर आगे अगली गवर्नमेंट में भी आप लोग कहते हैं साथ होंगे, जो खबरें आती है, तो क्या इस पर अब बात करने को तैयार हो गए हैं आप लोग कि ठीक है आगे बढ़ते हैं, 18वीं तरमीम और एनएफसी तमाम मामलात को रिविजिट किया जाए? देखें, एनएफसी हम लाए, पीपल्स पार्टी लाई, एनएफसी को फिर पीएमएलएन ने चलाया, इवन पीटीआई ने चलाया। देखिए मैं ये जो रद्द करने की बात करते हैं ना मिस्टर इस्माइल साहब, ये दिस इज डिक्टोरियल। ये जब तक फेडरल गवर्नमेंट डिक्टोरियल बिहेवियर रखेगी तब तक ये चीज रिजॉल्व नहीं होगी। यू हैव टू ट्रीट द प्रोविंसेस लाइक योर पार्टनर्स। अगर आप उनको पार्टनर की तरह ट्रीट करेंगे कि वो आपके पार्टनर्स हैं और आपके साथ बैठ के आप उनके मसाइल समझें और वो आपके मसाइल समझें, तो इसका हल निकलेगा। मगर आप कहेंगे जी ऐसे होगा और जैसे मैं कह रहा हूं वैसे होगा, तो वो तो सब रद्द करेंगे। सही है सर, अब तो आप सभी फेडरल गवर्नमेंट है ना, अब तो आप सब फेडरल गवर्नमेंट है, तो आप लोग बैठ के इस पे बात कर लेना, क्योंकि मसाइल तो सबके लिए मैं आपको यही समझा रहा हूं ना। ही हैज टू इनवाइट एवरीबडी लाइक एन एल्डर ब्रदर, नॉट लाइक अ डिक्टेटर। तो व्हेन ही विल इनवाइट एवरीबडी लाइक एन एल्डर ब्रदर, सब आएंगे और सब बैठेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि एनीथिंग विच इज, देखिए हमने फेडरल गवर्नमेंट भी चलानी है, हमने प्रोविंसेस भी चलाने, तो ये नहीं हो सकता कि सिर्फ प्रोविंसेस चले और फेडरल गवर्नमेंट चले, और ये भी नहीं हो सकता कि सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट चले और प्रोविंसेस ना चले। तो ये तो एक आप समझ लें कि इट्स अ रिलेशनशिप विच कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। ठीक सर, ये बताइएगा आप लोगों ने महंगाई मार्च भी पीपल्स पार्टी ने किया था, अब तो 24% की प्रोजेक्शन है, 20% की प्रोजेक्शन है। इस ये जो बजट के बाद महंगाई होनी है, इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है। क्या पीपल्स पार्टी तैयार है वो कीमत अदा करने को? क्योंकि नून लीग तो कहती है कि हमें मुश्किल फैसले करने हैं, आप लोग भी तैयार हैं? देखें, फैसले हमेशा, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में पीछे ले जाता हूं। जब मैंने 2009 में गवर्नमेंट टेक ओवर की, 8 में एट द एंड, तो पहली चीज हमें क्या हिट की, जैसे हमने टेक ओवर किया 20 रुपए डॉलर गिर गया, 20 रुपए। और उसकी वजह ये थी कि मुशर्रफ की गवर्नमेंट में शौकत अजीज साहब ने 5 साल तक डॉलर को 60 रुपए पे रखा। तो देखें, जब आप इस किस्म के आर्टिफिशियल काम करेंगे, इकोनॉमी को वही पॉलिटिसाइज करेंगे, पॉलिटिकली इकोनॉमी को चलाएंगे, तो यही चीजें निकलेंगी ना। अब इमरान खान साहब ने 4 महीने तक ये डिसीजंस रोक के रखे। मैं समझता हूं अगर वो भी इकोनॉमी में पॉलिटिक्स कर रहे थे और उनको ये डर था कि मैं चला जाऊंगा तो मैं ये कैसे फेस करूंगा, ये तो कई दफा मेरे साथ डिबेट हुई पीटीआई वालों की। मैं उनको यही कहता हूं, आपके पास चॉइस थी, आप गवर्नमेंट डिसॉल्व करते, आप इलेक्शन में जाते, आपके पास ऑप्शन था, आपने नहीं किया। सब अगर वो ये कहते हैं कि जी आईएमएफ जो कह दे हम उसके आगे लेट तो नहीं जाएंगे ना, हमने यही तो अपने आवाम का इंटरेस्ट देखना था। ये गवर्नमेंट इसलिए लेट गई क्योंकि कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट थी, कॉम्प्रोमाइज होके आई थी। और वो कहते हैं कि आप ले लें, इसका हल है कि आप गैस रशिया से ले लें, फ्यूल रशिया से ले लें, आप 30% पर ले लें, कोई मसला नहीं है, आपको इससे ज्यादा डिस्काउंटेड मिलेगी वहां पर। देखिए, ये तो वो भी ले सकते थे, उन्होंने लिया। वो कह रहे हैं इनिशिएट कर रहे थे, लेटर लिखा था हम। देखिए, लेटर लिखने से तो कुछ नहीं होता है। मैं आपको लेटर लिख देता हूँ, उससे कुछ होता है? बट वो कहते हैं हम गए तो उसके बाद बात की है ना रशिया। लेटर लिखने से काम नहीं होते, ये रशिया जाके आपको बैठना पड़ता है, चीजें फाइनल करनी पड़ती हैं। ये एक तरीका नहीं है मैंने लेटर लिख दिया और मुझे वहां वो रशिया इंतजार में बैठा हुआ है आपके लेटर के। सर, रशियन एम्बेसी की तरफ से एक बयान आया कि वो कहते हैं अगर पाकिस्तान लेना चाहे तो हम दे देंगे, आप लोग लेने को तैयार होंगे? तो लेटर तो उनके पास पड़ा हुआ है, तो अभी तक तो जवाब आ जाना चाहिए था रशिया से, कोई जवाब नहीं आया। अगर ये कहते हैं हमने लेटर लिख दिया है तो जवाब कहां है उसका रशिया से? आज तक कोई जवाब नहीं आया। तो आप इसलिए कह रहे हैं कि आप नहीं ले सकते कि वहां से जवाब नहीं आया? नहीं, मैं आपको, आप बता रहे हैं मुझे, ये मैं आपको बता रहा हूं, कोई जवाब नहीं आया। मैं आपको, देखें, आपने अगर कोई चीज करनी है
तो ये देखें, ये वही बात है कि आपने सिर्फ बातें करनी है, करना कुछ नहीं है। ठीक सर, वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। सेनेटर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।